भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज की जा सकती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज के ऊपर, यानी कि इनके डायमीटर। हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं आपको कि सॉल्व कैसे करने हैं, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और मैं इसको आपको सॉल्व करना, छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, एक ऐसा टॉपिक जो 12th से लेके मास्टर लेवल तक के हर एक एग्जामिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एक ऐसा टॉपिक जिसने मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को खासकर डराया होता है, चाहे वो 12th नीट एग्जामिनेशन हो या फिर एचटेट और CSIR नेट एग्जामिनेशन हो, क्योंकि यहां पर यूज होने वाला है थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स। इसीलिए ये टॉपिक इतना ज्यादा डरावना है नहीं जितना इसे बना दिया गया है। खैर, हमारी एचटेट बुल सीरीज में हम यही काम करने वाले हैं कि इस टॉपिक का डर आपके मन से निकल जाए और आपको पता लगे कि एक्चुअल में आपको कहां से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, किस लेवल का आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है और किस तरीके शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैं आर कौशिक ऑन द बिहाफ ऑफ पढ़ाकू बच्चा वेलकम्स यू अगेन ऑन द बुल सीरीज ऑफ एचटेट 2024। सबसे पहले बात करते हैं आज तक केमिकल काइनेटिक्स ओवर द इयर्स एचटेट एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट रहा है। तो हमने एक डाटा एनालिसिस तैयार किया है ताकि आपको यह पता लग जाए कि आपको इस टॉपिक पर मेहनत करने की जरूरत है तो कितनी ज्यादा जरूरत है। 2018 की अगर बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 19 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2020 में यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए अकेले केमिकल काइनेटिक्स में आउट ऑफ 60। ओके, 2021 में फिर से 2 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में फिर से 4 क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो लास्ट 6 ईयर में एग्जामिनर ने एक ट्रेंड बनाया है 2 to 4। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2024 में भी यहां से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं? खैर, ये तो एक एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ओवर द ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ज्यादा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की बजाय। तो खैर, ये आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं 4 ऑप्शन बेस्ड हमारी सीरीज में, जिसमें हम सिर्फ आंसर नहीं ढूंढते बल्कि हम ढूंढते हैं एग्जामिनर किस तरीके से आपके लिए ऑप्शन सेट करता है, कैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे हमारी सीरीज में वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा कोई और टॉपिक है जो हमें पहले डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। श्योरली हम पहले वही टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारी इस सीरीज का मेन मोटो ये है कि आपको ये पता लग जाए कि आपको किस लेवल का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, कहां से आपको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारी सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन 2020 से एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें पूछा गया कि अगर एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन हो जो कि आपको दी गई है 2A + B गिव राइज टू C + D और उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा भी दिया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आधा चैप्टर आपका यही रिवाइज हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि चीजें आपको कहां से करनी है। लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करने हैं, बजाय इसके कि आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर करते रहें। एग्जाम फिर से ध्यान रखिएगा स्मार्ट वर्क से क्लियर होने वाला है, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क से। अच्छा देखो, पहले ये क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया गया हो और हमें यह पता करना हो कि कैसे कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। मतलब क्या है इस बात का? देखिए, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज की जा सकती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, अमाउंट नहीं। आप लोगों के दिमाग में, चाहे आप बेशक MSc करके आए हो, मैं गारंटी देता हूं आपके दिमाग में क्या बना हुआ है कि अगर मैंने A ज्यादा डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, अगर मैंने B ज्यादा डाल दिया रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि हम ये कहते हैं
कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है अमाउंट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन भी आया था, जिसने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि इस रिएक्शन की स्पीड अगर हमें निकालनी होती तो हम लिखते a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 1। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। इस थ्योरी के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल डाटा हमेशा मैच नहीं करता, इसीलिए एक नया लॉ आया जिसे हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में स्टोकियोमेट्रिक नहीं बल्कि रियल कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। और ये रियल कोफिशिएंट आपको पता लगते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से, यानी कि रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। और इसीलिए एक्सपेरिमेंट बेस के लिए ही हमें यहां पर डाटा दिया गया है कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। रेट क्या होता है? रेट K, दैट इज रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर बीटा। हमारे पास जब A की कंसंट्रेशन 0.1 है, अल्फा मुझे नहीं पता है, और B की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये डाटा मैंने यहां से उठाया है, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। एक इक्वेशन बन गई। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी? जब A की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.1 रेज टू पावर अल्फा, 0.2 रेज टू पावर बीटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। और थर्ड इक्वेशन है 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज 0.1। क्वेश्चन कैसे कैसे मॉडिफाई हो सकता है नेक्स्ट सेशंस में, पहले वो समझिए। अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये तो रटा हुआ है, सारी दुनिया ने रट लिया है भाई। वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वो आपसे सिर्फ अल्फा या सिर्फ बीटा की वैल्यू पूछ सकता है। पहला चेंज जो इस क्वेश्चन में किया जा सकता है। सेकंड, फिलहाल वो रेट के बारे में पूछ रहा है। अब एक चीज देखिए, यहां पर बी की कंसंट्रेशन चेंज की गई लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन बी। बी की वैल्यू से कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ने वाला है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें बी दिया गया है उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बी था। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें बी दिया गया उसे कट कर दीजिए एंड द आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी, दैट इज dC by dt is equal to K raised to power concentration of A। ये तो हो गया बड़ा इजी क्वेश्चन जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। मोस्टली एग्जाम में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर उसने दो ऑप्शन ऐसे बना दिए जिसमें मान लो कि वो एक ऑप्शन कर दे K A raised to power 2, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हम इस सीरीज में मेनली यही कर रहे हैं कि एग्जामिनर कर क्या सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला है नहीं, होगा तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज होगा। डी ऑप्शन क्यों बनाया गया था? ये ऑप्शन बनाया गया था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्रिपेयर नहीं करके आया है तो उसे लगेगा ए की स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, बी का 1 है, तो इस पे टिक कर देता हूं। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि K A रेज टू पावर 1 होगा या K A रेज टू पावर 2, 3 या 4, कुछ भी कैसे होगा? अब हमें A के चेंज को स्टडी करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, यह है इक्वेशन 3 और यह है इक्वेशन 1। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.2 रेज टू पावर अल्फा, और ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 रेज टू पावर
बीटा। अब देखो ये तो कैंसल आउट हो गया, 0.1 से 0.1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। हमें इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसमें सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन वेरी की गई हो। जैसे यहां पर 1 और 3 के अंदर एक ही कंसंट्रेशन में चेंज किया गया है, बी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड में जो भी चेंज होगा वो एक ही वजह से होगा। तो यहां पर ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की क्या वैल्यू रखूं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो जाएं? तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 1। अगर ये 1 होगा तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 1 भी क्या हो जाएगा, ये, यानी कि ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। इट मींस कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही किस पावर पर डिपेंड करता है, 1 पावर पर डिपेंड करता है। तो आपको ये सॉल्व करना जरूर आना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक बार ऑप्शन जरूर चेक करिएगा, एक बार जरूर ये देखिएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है, उसे कट कर दीजिएगा। आपके 2 ऑप्शन तो श्योरली कट हो जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन ही कट हो गए और डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। क्लियर? तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। सेम क्वेश्चन आपके पास आया है 2020 और 2021 में, लगातार 2 साल बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुछ भी चेंज नहीं किया गया, ऑप्शन थोड़े बहुत आगे पीछे थे। हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं आपको कि सॉल्व कैसे करने हैं, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और मैं इसको आपको सॉल्व करना भी सिखाता हूं। देखिए, 75% of first order reaction was found to be completed in 32 minutes. When will 50% of the same reaction will complete? अब मेरे एक स्टूडेंट बताता हूं, एमएससी पास आउट स्टूडेंट, उसने कैसे सॉल्व किया इसे। उस एग्जाम में उसने केमिकल काइनेटिक्स छोड़ा हुआ था, वो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन से था, तो उसने कहा कि सर मैं कर लूंगा, अगर आएगा तो तुक्का मार लूंगा, वरना मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा। लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऑप्शन भी देखिए उसको मिल गया, उसने कहा 75% सर कंप्लीट होता है 32 मिनट में, 1% कंप्लीट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 75 और 50% कंप्लीट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि ये उसने कैंसिल कर दिया 25 से और ये हो गया 64/3, 21.3। उसने कहा सर मुझे ये सॉल्व करने के बाद मिला, मुझे लगा थोड़ा बहुत कुछ और फॉर्मूला होगा, तो मैंने ए के ऊपर टिक कर दिया। हो गया, हो गई गड़बड़, यहीं पर कहानी खत्म हो गई। ये ऐसे काम नहीं करता है। केमिकल काइनेटिक्स एक डिफरेंट फिनोमिनन है, एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह ऐसे काम नहीं कर रहा है। यहां पर कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन है K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A नॉट बाय A। मैं वैल्यूज बता देता हूं आपको, मैं क्या रिप्रेजेंटेशन करता हूं। T है टाइम, K है रेट कांस्टेंट, A है इनिशियल कंसंट्रेशन और A है, सॉरी A नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन और A है फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब कि जो बचा हुआ है अमाउंट, जो बर्तन में बची हुई है, 100 में से जो भी बचा हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए 50% के लिए टी हाफ आपको निकालना है। 50% जब भी आए इसका मतलब क्या है, टी हाफ, यानी कि आधी अमाउंट कितनी देर में खत्म हो जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, टी हाफ या फिर हाफ लाइफ टाइम, ये से बोला जाता है। ओके, तो अब इन 2 वर्ड्स का तो सबको पता है, इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरीके से चीजें देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो 0.693 अपॉन K, लेकिन आपको तो K की वैल्यू ही नहीं पता है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। हमारे पास एक इक्वेशन है, K की वैल्यू हम निकालेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 T की वैल्यू कितनी दी है, 32 मिनट, log A नोट कितना है 100 डिवाइडेड बाय A कितना है 75% फाउंड टू बी कंप्लीटेड, 75% खत्म हो गया, बचा कितना है 25। एक तो ये गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि यहां 75 लिखूं या 25।
जो खत्म हो गया वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेगा? वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जो कंटेनर में बचा हुआ है वही रिएक्शन की स्पीड के ऊपर फोकस कर रहा है। तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा log 4। क्लियर? अब दूसरा देखिए, k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैं इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं करता, मैं इसे कभी भी ऐसे नहीं करता। मैं क्या करता हूं, इसके लिए भी इक्वेशन लिखता हूं। t हाफ के लिए k इज इक्वल टू 2.303 बाय t हाफ log, ये हमेशा 100 रहेगा और t हाफ 50% के लिए निकालना है, यानी कि ये log 2 रहेगा हमेशा। ये भी k की वैल्यू है, ये भी k की वैल्यू है, इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 बाय t हाफ log 2 इज इक्वल टू 2.303 बाय 32 log 4। 2.303 से ये कैंसल आउट हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टी हाफ की। मैं उधर ले जाता हूं तो t 1/2 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? इसे तो मैं उधर ले गया क्योंकि ये यहां डिवीजन में था तो उधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये इधर आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय log 2 डिवाइडेड बाय log 4। अब सॉल्व कर दीजिए। 32 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया, आंसर आ गया 16 मिनट। दोबारा देखिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। हमें क्या करना होता है, जब भी 50% के लिए पूछता है तो हमें सबसे पहले k की वैल्यू चाहिए, उसे सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर आप यहां पर इस इक्वेशन को, मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं, वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं 32 मिनट वाली को और फिर यहां k की वैल्यू रख देते हैं। ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आप इसको भी इसी टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गया, सारी वैल्यू एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसल आउट हो जाएंगी और सिर्फ log वैल्यूज बचेंगी। अब आ गया log। क्या होता है log? देखिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं ताकि आपको log वैल्यू समझ में आ जाए, खासकर अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं। जब आप कहते हैं कि आपके पास 2 डजन बनाना है तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं? आप इसे दो तरीके से सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 12। ठीक है, सॉरी, कितना है? 2 डजन बनाना। 12 प्लस 12 यानी कि आपके पास कितने हैं? 24 बनाना। या फिर आप एक और तरीका कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24। आंसर आपका सेम रहा। ये प्लस एक मैथमेटिकल टूल है, ये मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल टूल है, एक ऐसा टूल जो आपको किसी कैलकुलेशन के फाइनल रिजल्ट तक जाने में हेल्प करता है और ये आपको आता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसे हम बोलते हैं log वैल्यू। और log के कुछ रूल्स हैं, जैसे प्लस के, मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल हैं, ऐसे log के भी कुछ रूल हैं यार। क्या रूल है? log m अपॉन log n अगर आपको दिया गया हो तो आप इनकी वैल्यूज रख के डिवाइड कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा हो log m बाय n तो इसका एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, log m माइनस log n। अगर log m मल्टीप्लाई बाय n हो तो आप इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। पॉइंट ये है कि log वैल्यू कैसे पता करें। देखो, बड़ा सिंपल सा है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए फर्स्ट 10 डिजिट्स की, क्योंकि यही आपको यूज होने वाली है। बिल्कुल अगर कभी याद ना आए तो मैं एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूं। अगर मान लो कि कोई x नंबर दे दे, मान लो log 2 ही आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.3। अगर log 3 आ गया तो 0.47। मतलब कि जो वैल्यू होगी उससे 1 या 2 आगे होगा। जैसे log 4 है, इसकी होती है 0.6 होती है। कहने का मतलब ये है कि log 2 है तो 0.3, 3 है तो 0.47, 4 है तो 0.6। तो आप बेसिक सा आइडिया रखिए, वो वैल्यू आप रखिए और आपकी इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे स्टूडेंट ने गलती की। ये फॉर्मूला आप रटते हैं लेकिन ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग बना देता है, इसलिए दोनों इक्वेशंस को पुट करिए और दोनों को कैंसल आउट कर दीजिएगा, वो बेहतरीन तरीका रहेगा। फिर भी आपके लिए एक शॉर्टकट मैंने बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। आपको एग्जाम में अगर x% दे कि 90% खत्म होता है भाई टी टाइम में, बताओ 50% कितनी देर में खत्म होगा, तो क्या करना है 0.3 से मल्टीप्लाई। अगर 80% दे तो 0.43 से, 75 दे तो 0.5 से, यानी कि हाफ टाइम कर देना, जो कि मैंने अभी किया भी है। देखो आंसर कितना आया था 32 से 16 आ गया था, तो 75, 70 के लिए ये, 60 के लिए ये, 25 के लिए ये, 99% अगर दिया हो तो ये। कहने का मेरा मतलब है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा। अगर बाय चांस एग्जाम में मिलेगी यही वैल्यूज, मोस्टली आपको यही वैल्यूज जो हैं दी जाती हैं, तो आपको ये हेल्प कर सकती है शॉर्ट ट्रिक। एक बार जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले बस आपको इसे रिव्यू करना है। अगर आपको लगे कि आपको हेल्प होगा तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, time required for this completion of reaction is how many times the required for 50%। आ गया ना, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन 29 में पूछा गया। लेकिन इस बार उसने ये नहीं पूछा कि अगर मेरी कोई रिएक्शन x% 100 मिनट में खत्म हो रही है तो 50% बताओ कितनी देर में होगी। नहीं, उसने पूछा ये जितना भी टाइम ले रही है ये बताओ उससे कितने गुना कम टाइम, ज्यादा टाइम में ये 50% कंप्लीट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, आपको बिल्कुल सेम तरीका लगाना है। k की वैल्यू हो जाएगी 2.303 बाई t log, क्या हो जाएगा, कितना कंप्लीट हो रहा है 99.9, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 0.1। इस पर फिर से फोकस करिएगा 0.1। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2.303 बाय t हाफ log, ये कितना हो जाएगा 100 बाय 50, यानी कि ये तो हमेशा log 2 रहने वाला है। क्लियर हो गया। दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर दीजिएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों के लिए k की वैल्यू तो सेम है। अच्छा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे 1/10 भी तो लिख सकता हूं 0.1 को। ये 10 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 1/t log 10 raised to power 3, और वहां पर हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय t हाफ। चलो कर दो, t हाफ को इधर ले आता हूं, t 1/2 डिवाइडेड बाय t, और ये हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय log 10 raised to power 3। आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। log 2 की वैल्यू अभी हमने देखा था कितनी है 0.3, log 10 raised to power x, log 10 raised to the power x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। log 10 raised to the power x किसके इक्वल होता है, x के। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहां 0 लगा दिया, कितना आ गया 1/10, कितना आ गया 1/10। सो इसकी जो रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी 10 टाइम्स। एक बार ध्यान दीजिए 10 टाइम्स, ये देखो, ये हमने पिछली शॉर्ट ट्रिक में भी किया है। तो हमारे पास इस तरीके से, मतलब कि वो ये कह रहा है कि 99.9% कंप्लीट हो जाता है। आपने कोई रिएक्शन शुरू किया और 99.9% कंप्लीट होता है टी टाइम में, तो बताओ 50% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 टाइम्स टाइम लगेगा, 10 टाइम्स लेस टाइम लगेगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 50 टाइम्स उसने लिखा एक जगह पर उसने लिखा 2.5 टाइम्स। अब देखिए कुछ लोग वही तरीका अपनाते हैं कि भाई 99% कंप्लीट हो रहा है तो 50% कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट आधा टाइम लगेगा, लेकिन 99.9 है तो यार आधे से थोड़ा ज्यादा लगता होगा, तो ज्यादातर लोगों गए डी ऑप्शन के लिए, लेकिन वो गलत हो गया। और एग्जैक्टली आपके पास आंसर क्या है 10 टाइम्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होती है, और जब कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाएगी। That's why there are different answers and that's why there are these integrated equations which gives us the correct answer. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको आंखें खोल देगा कि भाई इतनी इजी टॉपिक से इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे डिजाइन कर दिया। देखो रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है, एग्जैक्टली अगर इसे लिखें तो रेट दिया गया है, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है।
इसमें वो पूछ रहा है कि P क्या है। पहले तो ये समझ लिए कि ये है क्या। ये कंसेप्ट है हमारा कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? कोलिजन थ्योरी कहता है कि कभी भी किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। जब ये कोलाइड करेंगे उसके बाद ही अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलाइड करते हैं उसी को हम मोलिकुलैरिटी भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आती है। किसी ने कहा कि अगर आप ये थ्योरी दे रहे हैं तो गैसेस के बारे में बात करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स में नंबर ऑफ कोलिजन इतने ज्यादा होते हैं कि गैसेस की रिएक्शंस विद इन फ्रैक्शंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की अगर आप बात करें ऐसा नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाते हैं, लेकिन इनमें से कोई सी भी रिएक्शन फास्ट नहीं है। लेकिन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस बड़ी जल्दी हो जानी चाहिए थी। तो इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस की गई। पहली मॉडिफिकेशंस की गई कि जब भी ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे तो इस कोलिजन के बाद इन्हें एक मिनिमम एनर्जी बैरियर, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। अगर कोलिजन के बाद इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम रहती है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद रिएक्शन की स्पीड थ्योरेटिकल डाटा और प्रैक्टिकल डाटा से मैच नहीं कर रही थी। तो एक दूसरा फैक्टर दिया गया कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो कि ये मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है, यहां पर मान लो Cl है, और यहां पर मान लो कि कोई भी मान लो H जुड़ा हुआ है। यहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से आएगा तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि ये कोलाइड तो किए लेकिन वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं थे। लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करता है तो ये आसानी से क्लोरीन को बाहर निकाल सकता है, बिकॉज दीज टू मॉलिक्यूल्स आर नाउ इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि एक दूसरे की प्रॉपर ओरिएंटेशन में आने की वजह से रिएक्शन ने अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो P जो फैक्टर आया वो किसकी वजह से आया? ये आया हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P हमारे पास। तो ये दोनों चीजें ZAB, ये है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि कितने पार्टिकल्स A और B के आपस में कोलाइड करते हैं विद अ मिनिमम एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट क्रॉस ओवर दैट मिनिमम एनर्जी बैरियर। तो P हमारे पास क्या है? क्या ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है? नहीं। क्या ये स्टीरिक फैक्टर है या प्रेशर है? नहीं, P यहां पर प्रेशर नहीं है। क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी है? नहीं। EA हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो P एक्चुअल में है हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर या फिर आप कहिए स्टीरिक फैक्टर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो हमारे पास आता है कोलिजन थ्योरी से। अब इसमें अगली बार क्वेश्चन अगर पूछा गया तो क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है? मैं इसमें आपको कुछ और बेसिक चीजें ऐड करना चाहूंगा जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अर्हीनियस ने हमारे पास कहा K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। इसे हम बोलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। दिस इज नोन एज अर्हीनियस इक्वेशन। और A को बोला जाता है अर्हीनियस कांस्टेंट, जो कि बेसिकली इन दोनों फैक्टर्स का रिजल्टेंट है। यानी कि ओरिएंटेशन फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या आया? A। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर नोट करनी चाहिए वो ये, यूनिट्स ऑफ A एंड K आर सेम। पहली बात ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी। K जो कि एक रेट कांस्टेंट है जिसकी यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं, तो K और A इन दोनों की यूनिट्स जो हैं वो दोनों सेम होती हैं। दूसरा, A एंड EA आर नोन एज अर्हीनियस पैरामीटर। अर्हीनियस पैरामीटर याद रखिएगा, A अर्हीनियस कांस्टेंट है और A और EA अगर इन दोनों की हम बात करें तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्हीनियस
पैरामीटर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। यूनिट्स ए और के की हमेशा सेम होंगी। ए और ई जो है वो अर्हीनियस पैरामीटर हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोलिजन थ्योरी कंप्लीटली आती है तो मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अभी डाल देता हूं, और ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है तो समझिए कि आप अच्छे से कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से हमने कहा कि K जो है यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हियर ए इज, ए क्या है? अब आप क्या रट के बैठे हैं? ए इज अर्हीनियस फैक्टर। मैंने बता दिया ए अर्हीनियस पैरामीटर का हिस्सा होता है, तो अगर वो ऑप्शन में होता तो आप वो टिक करते। अब यहां पर कलेश देखो क्या है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चलो मान लो कट कर देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी मान लिया कट कर देंगे, हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए। ए से एक्टिवेशन है, ए से ये है, तो शायद कोई टिक कर दे। फ्री एनर्जी ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन, हाँ भैया अर्हीनियस इक्वेशन है ये, तो जरूर कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड होगा। एग्जामिनर ने डिफिकल्ट बनाया होगा, एचटेट एग्जामिनेशन है हमारा। रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट, नहीं 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 यार, रेट कांस्टेंट तो के है। 99% लोग सी के ऊपर टिक करेंगे, चाहे आप कितने भी समझदार बने। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और मैं आपको कहता कि यहां पर आप कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं गारंटी देता हूं 99% सी पर टिक करते। क्यों? थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, ऑप्शन मिलता जुलता भी लग रहा है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि आप साइंटिस्ट की तरह साइंस को देखते हैं या थ्योरी की तरह पढ़े जा रहे हैं। देखो इसे सॉल्व करिए। K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इनफाइनाइट टेम्परेचर अगर मैं लेता हूं तो ये वैल्यू पूरे की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आप किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और K किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल हो जाएगा। यानी कि रेट कांस्टेंट और A की वैल्यू सेम हो जाती है अगर आप कहां पर हो? इनफाइनाइट टेम्परेचर पर। इसीलिए मैं कह रहा था कि रेट कांस्टेंट और A की जो यूनिट्स हैं वो क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। वो आपने बात सिर्फ सुन ली, समझी नहीं, उसका ये मतलब है। तो ये ऑप्शन गलत है एंड द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। मैं फिर से कह रहा हूं, इस सीरीज में हर चीज के ऊपर फोकस करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे आपको यह पता लगेगा कि जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, और जो चीज आपने नहीं पढ़ी है उसमें क्या आपको अभी पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मॉडिफाई करके एग्जामिनर डाल सकता है। आई होप आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन गिवन इज दिस मिनट देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंपॉर्टेंस समझनी है तो आप ये देख सकते हैं 29, 20, 21 तीनों साल रिपीटेड क्वेश्चन है। डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो सोच के देखिए, इसका मतलब स्टूडेंट इसे सॉल्व करके नहीं आ रहे हैं, तभी एग्जामिनर इतना बुलंद हौसले के साथ इस क्वेश्चन को बार बार ऐड कर रहा है। अब यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लो कि एक रिएक्शन है जिसमें मैं कहता हूं कि 2A प्लस 3C गिव राइज टू 2B प्लस D। चलो जो भी मैंने लिख दिया मैं इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि कितनी देर में A का 1 मोल खत्म हो जाए, कितनी देर में C का 1 मोल खत्म हो जाए, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम, change in concentration of B with respect to time and change in concentration of D with respect to time। इसमें आप बहुत सी चीजें गलत पढ़े हुए हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं इनको इक्वल पुट करना चाहता हूं क्योंकि अकेला A तो प्रोडक्ट में बदल नहीं सकता, अकेला C भी प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। A और C दोनों जब मिक्सअप होंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक साथ खत्म हो। लेकिन एक और चीज है, इनके जब A के जब 2 मोल खत्म होंगे तो C के उस टाइम पर कितने मोल खत्म हो जाएंगे?
3, यानी कि मैं इनकी रेट को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, 1 मोल के हिसाब से निकाल देते हैं कि A का 1 मोल कितनी देर में खत्म होगा, या B का 1 मोल कितनी देर में बनेगा, और D का 1 मोल। तो 1 मोल के हिसाब से मैंने बता दिया, ये मेरे पास क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन। ये कुछ इस तरीके से है कि एक एथलीट है, वो पॉइंट यहां से भागता है और यहां पहुंच जाता है, 100 मीटर पहुंचता है वो मान लो 10 सेकंड में, मैंने मान लिया भाई। एक दूसरा एथलीट है, वो भाग रहा है और वो पहुंचता है 200 मीटर, 200 मीटर वो कवर करता है। वो कितनी देर में कवर करता है, 15 सेकंड में। आप बता सकते हैं कौन सा तेज भाग रहा है? आप ऐसे नहीं बता सकते। आप क्या कहेंगे कि ये भागता है 100 मीटर, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये भाग रहा है 10 मीटर 1 सेकंड में। यूनिट कर दिया ना, 1 सेकंड, टाइम कॉमन कर दिया। यहां पर ये 200 भाग रहा है 15 में, तो यहां पर भी आपने आंसर निकाल दिया। तो ये आंसर ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू दिस, इसलिए ये विनर होगा। बिल्कुल सेम चीज आपने की, अलग अलग अमाउंट चेंज हो रही थी और आपने उन सभी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल 1 अमाउंट में, यानी कि 1 मोल के हिसाब से। यानी कि 1 मोल A का कितनी देर में चेंज होगा, D का कितनी देर में चेंज होगा। इनके आगे आप माइनस साइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर करता हूं। ये नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सब कहते हैं कि इसके आगे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। गलत है भाई, गलत है ये बात। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये सरासर गलत पॉइंट है। यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि ये जो वैल्यू है DA, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, इनिशियली फाइनली, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर ये नेगेटिव आंसर आएगा। और कभी भी किसी चीज की रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए उसे पॉजिटिव करने के लिए, टू क्लियर और टू मेक रेट पॉजिटिव, आपने यहां पर क्या लगाया है, नेगेटिव साइन। बेशक आपको इलॉजिकल लगे, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है नेट में भी, नीट में भी, और सब जगह गलत हुआ है। जिसने भी ये लिखा है कि रिएक्शन की में रेट डिक्रीज हो रही थी रिएक्टेंट की, इसलिए नेगेटिव साइन है, नहीं लॉजिकल है यार, ये तो बात भी लॉजिकल है कि आप कह रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रेट निकाल रहा हूं मैं स्पीड, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। देखो मैं कह रहा हूं कि 2A + 3B रिएक्ट कर रहे हैं C + 2D बनाने में, मैंने एक नई इक्वेशन लिख दी। इसका मतलब क्या है, ये ढेर है मेरे पास A का और ये ढेर है मेरे पास B का, ठीक है। देखो मैं कहता हूं कि A के 2 मोल खत्म हो गए, ये 2 मोल थे A के जो खत्म हो गए। उसी टाइम पर B के कितने मोल खत्म हो गए, 3 मोल। तो A का जो ढेर है उसमें से ये अमाउंट कम हो रही है और B के ढेर में से ये अमाउंट कम हो रही है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि ढेर में से कितना खत्म हो रहा है 1 सेकंड में। इस बार टाइम क्या होगा, कॉमन। जब आप रेट निकालेंगे तो आप अमाउंट कॉमन रखेंगे, इसीलिए मैंने सबको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया ताकि 1 मोल के लिए निकाला जा सके। लेकिन जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट के लिए पूछी जाए कि कितना बन रहा है, तो उसमें आप 1 मोल के लिए नहीं निकालेंगे, उसमें आप टाइम कॉमन कर देंगे कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में या यूनिट टाइम में कितना ढेर खत्म हो रहा है, कितना कम हो रहा है। जैसे हमारे पास इसके लिए रेट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय 1/2 will be equal to change in concentration of B with respect to time divided by 1/3। ये है रेट। लेकिन अगर कोई कहे A का ढेर बताओ भाई, टाइम कांस्टेंट करो ना कि अमाउंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A with respect to time will be equal to 2 divided by 3 change in concentration of B with respect to time। दोनों के आगे माइनस साइन रहेगा। तो ये जो चीज है, ये है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि 1 सेकंड में कितनी ढेर में से अमाउंट खत्म हो रही है, कितनी ढेर में से अमाउंट खत्म हो रही है। मोल, 1 मोल नहीं,
पहले हम ये पढ़ रहे थे एक मोल ए का कितनी देर में खत्म हो रहा है, एक मोल बी का कितनी देर में खत्म हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं 1 सेकंड में, 1 मिनट में, एक यूनिट टाइम में ढेर में से कितना खत्म हो रहा है। तो ये डिफरेंस है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का, किससे? रेट ऑफ रिएक्शन से। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस आ जाएगी। ये मेरे पास क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये रेट थी ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन थी। मैंने इसको क्या किया? इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्योंकि रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट होता तो क्या बन जाता? अपीयरेंस बन जाता। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से, और हमारे पास इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन लिख देते हैं। ये है हमारे पास N2O5। अगर इसे डीकंपोज करते हैं तो ये हमारे पास बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अगर इसे बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2 and 4। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खैर ऑक्सीजन की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या दिया गया है? द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यही तो है हमारे पास रेट क्या है हमारे पास? यही तो है। तो ये मानो या ये मानो, तो रेट दिया गया है और हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेट 4 को इधर लेके आएंगे, 4 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो रेट कितना है? 6.79 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करिए 4 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, एवरेज रेट हमें दिया गया है और हमें प्रोडक्शन का बताना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, जिसमें भी है देखो 6 4 जा 2.4 समथिंग बनेगा ऑलमोस्ट। तो हमारे पास आंसर बनेगा सी, दैट इज 2.72 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, वो -4 है, ये -4 है, ये माइनस जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये थोड़ा बोर्ड का इश्यू रहता है भाई। तो ये -3 जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। पॉइंट हटाने के लिए 10⁻³ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ क्रोमियम इज 10 ईयर। How long will it take for 99% of chromium to disintegrate? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपने क्रोमियम को डिसइंटीग्रेट किया है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है रेडियो एक्टिव डिके करना। एंड आई होप कि आपको रेडियो एक्टिव डिके का रूल पता होगा कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो हमेशा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो हमने क्रोमियम को डिसइंटीग्रेट किया है, हाफ लाइफ पीरियड 10 ईयर, यानी कि अगर आपके पास क्रोमियम जितना भी हो 50% रह जाएगा कितने साल में? 10 साल में। आपको ये बताना है 99% डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक तरीके से किया था, उसी तरीके से इस बार उसने बस क्या कर दिया है, हाफ लाइफ दे दिया है और बाकी अमाउंट के लिए आपसे पूछ रहा है। तो रूल वही रहेगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log A0/A। ये मुझे कैसे पता चला कि फॉर्मूला यही आएगा? मैंने अभी आपको बताया, ये एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303, T हाफ दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग, ये कितना हो जाएगा? 100/50 हम करेंगे। T हाफ का मतलब ये था, यानी कि ये log 2 रहेगा। दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर देंगे, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? 1/T log A0 की वैल्यू कितनी है? 100। फाइनल अब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कितना, हाउ मच इट विल टेक टू डिसइंटीग्रेट 99%, यानी कि बचा कितना हुआ है? 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/10 log 2। आपको बस ये सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, log
ये हो जाएगा, देखिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ, log 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/10। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3। log 2 ये हो जाएगा 1/t। log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मैंने अभी बताया था log 10 रेज टू पावर x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। बस इसे आपको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से, एंड दैट विल बी अराउंड 66.66। ओके, ये होगा 20/0.3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 20/0.3 और 200/3 दैट इज 66.6, यानी कि आपका आंसर था बी। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इक्वेशन। न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें ज्यादातर ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की जाती। ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन सेट किए गए हैं कि अगर आप लॉग वैल्यूज को गलत सॉल्व कर दें, इसको कुछ और ले लें, इसको कुछ और ले लें, तब आपके पास इनमें से कोई ना कोई आंसर आपका मैच कर जाएगा। एक ये कुछ इस तरीके से दिया गया है कि भाई 50% 10 साल में खत्म हो रहा है, तो 100% कितने में खत्म हो जाएगा, 20 में खत्म हो जाएगा यार, 30 लगा जाएगा क्योंकि 99 है। तो कई बार लोग इस पे चले जाते हैं, ऐसा मत करिएगा, ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एक और बताने वाला हूं कि इसको कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए 50% हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, 50%। 100 से 50 आने में जितना टाइम आपको लगेगा उतना ही टाइम आपको 50 से 25 जाने में भी लगेगा, और 25 से 12.5 जाने में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। यही खास बात है हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक को यूज कैसे करना। देखो 50% अगर x ईयर में कम हो रहा है तो 75% कितने में खत्म होगा, 2x में। 87.5% कितने में होगा, 3x में। यानी कि अगर 50% खत्म होने में 10 साल लग रहे हैं तो 75% खत्म होने में 20 साल लग जाएंगे। 87 में 30, 93 में 40, 96 में 50। तो ये इक्वेशन है, वही 99.99% खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 टाइम्स लग जाएगा। एक तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा आपको अगर लगे, क्योंकि देखो 50 से नेक्स्ट 50% यानी कि 25, भाई ये पहले आपके पास 100 था ना, तो 100 से 50 आने में आपको लगे 10 साल। अब इसका 50 जाने में भी आपको 10 साल लगेंगे। इसका 50 कितना हो जाएगा, 25%। तो कितना खत्म कर दिया आपने, 75%। तो 75% खत्म होने में कितना लग गया, 2x। अब इसका 25 यानी कि 12.5% रहने में फिर से 10 साल लग जाएंगे। तो कितना हो गया, 87.5%। तो एक तो ये तरीका है कि आप उसका हाफ करके उसमें ऐड करते रहे, या फिर एक और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। n की वैल्यू यानी कि जो बचा हुआ है 1, n नोट की वैल्यू कितनी है 100, 1/2 रेज टू पावर t की वैल्यू कितनी है, t मुझे निकालना है, t हाफ की वैल्यू कितनी है 10। 100 को मैं इस तरफ ले आता हूं, 1/100 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर t/10। दोनों तरफ log वैल्यू ले लेते हैं, log 10 रेज टू पावर -2, इसे मैंने लिख दिया 10 रेज टू पावर -2, और ये हो जाएगा log 1/2 बेस 10 रेज टू पावर 10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2। अभी मैंने बताया था log 10 रेज टू पावर -x किसके इक्वल हो जाएगा, -x के, यानी कि x के इक्वल हो जाएगा अगर x है तो। इसे क्या करेंगे, ये t/10 तो आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 1/2। लो हो गया सॉल्व। क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया -2 इज इक्वल टू t/10, और log 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log m माइनस n। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया -2 t/10। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3। तो -0.3 आ गया। t को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां से आंसर निकल आएगा, दैट विल बी 66.66, वही 20/0.3 ये हो जाएगा आपके पास। तो सेम आंसर आपके पास आएगा। चाहे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ठीक है,
नहीं तो ये नोट करिएगा, ये बेसिकली आपका रेडियो एक्टिविटी और केमिकल काइनेटिक्स को इंटरलिंक किया गया है। तो जब आपको ये दिया जाए कि 50% इतनी देर में खत्म हो जाता है, x% बताओ कितनी देर में खत्म होगा, तो एक तो तरीका ये है, ठीक है, लेकिन ये लंबा तरीका है, आसान है, लेकिन पेपर में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। ये इजीली होगा अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, लोग की बेसिक 5 से 7 वैल्यू अगर आपको पता है तो ये बहुत टाइम बचाने वाला है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैंने प्रैक्टिस शीट में इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐड भी किया है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस में पेपर के टाइम पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following expression is correct for the rate of reaction? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ये रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है। क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ BR raised to change in concentration of BR with respect to time 1/5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कोई नहीं है, माइनस साइन आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय 1/6। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ब्रोमीन गैस और वाटर हो, तो मैं इसलिए उनके बारे में लिखूंगा भी नहीं, सिर्फ इन्हीं को इंटर रिलेट करूंगा। इंटर रिलेशनशिप दी गई है ब्रोमीन के केस में और हाइड्रोजन के केस में, तो मैं सिर्फ इन दोनों के ऊपर फोकस करूंगा और इस हिस्से को भी मैं हटा देता हूं। ये मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए लिखा था कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इंटरलिंक्ड हैं और बैलेंस्ड हैं। अब हर एक ऑप्शन में ब्रोमीन एक तरफ है और दूसरी तरफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि मुझे इस टर्म को इंडिविजुअल करना है तो 5 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, तो 5 यहां किस में आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। तो ढूंढिए एक ऐसा ऑप्शन जहां लिखा हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 5/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये तो हमारे पास क्या बन गया है? ये हमारे पास बन गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में इसे तब कहता जब ये वैल्यू मुझे दी गई हो और मैं इसे 5 से अकेले मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब भी ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वलाइज हैं, सिर्फ एक टर्म में नहीं पूछा गया है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्टली एक्सप्लेन करता है इस चीज को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो जल्दी से बताइए कि क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जिसकी स्पीड यानी कि जिसकी रेट सिर्फ डिपेंड करती है किसी भी रिएक्टेंट की 1 पावर के ऊपर। ओके, तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? नॉट एन एग्जांपल। तो ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि यहां पर भैया 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से ही कोई होगा। ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या ये है, क्या ये है? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या आपको रिएक्शंस को रटना पड़ेगा? क्या आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी? मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। देखिए, ये रिएक्शन, इसमें कैटालिस्ट दिया गया है। जिस रिएक्शन में कैटालिस्ट दे दिया जाए 99.99% चांस है कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्यों? देखो, ये कुछ इस तरीके से है। मान लो शादी का मंडप है ना, वो कैटालिस्ट है। तो शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन आते हैं और शादी करते हैं। मान लो कि 4 जोड़े खड़े हुए हैं, एक मंडप है, एक मंडप में एक बार में एक जोड़ा ही बैठ सकता है। तो उन चारों में से किसी को कितनी भी जल्दी हो शादी करके घर भागने की, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ शादी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मंडप। जब मंडप में से एक जोड़ा निकलेगा तभी दूसरे की शादी होने वाली है। कैटालिस्ट ऐसा ही करता है। कैटालिस्ट यही काम करता है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने के लिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या कैटालिस्ट के पास अवेलेबल साइट है।
तो इसीलिए वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। ये तीनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये है रेडियो एक्टिविटी, और मैंने अभी आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी हमेशा किसका एग्जाम्पल होती है, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होती है। इस रिएक्शन में देखने में लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप देखें, अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखूं, N2O5 सबसे पहले ये ब्रेक होता है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में, जो कि एक स्लो स्टेप होता है। उसके बाद फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करती है इन दोनों के बीच में, और हमारे पास फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन चीजें हमारे पास बनती हैं, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में ये फिर से रिएक्शन करके हमारे पास अलग से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। खैर डिटेल में नहीं जाते। जो स्लो स्टेप है, जो रिएक्शन की स्पीड आइडेंटिफाई करता है, डिटेल फाइंड आउट करता है, उसमें देखिए सिर्फ कितनी पावर पर डिपेंड है, 1 पावर पर। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज़ टू पावर 1। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी हमारे पास बेशक यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिखा हो, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की एक दो केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन फॉर्मेशन जरूर देखिएगा। नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, पुरानी एनसीईआरटी में पी ब्लॉक के अंदर आपको मिल जाएगी, या किसी रेफरेंस बुक में नीट में आपको जरूर मिल जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन। ना मिले तो प्लीज आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आपको ये देखना है। और कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक्स एक अच्छा टॉपिक है, एंड होपफुली हम इसके जल्दी ही वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट रिलीज कर देंगे अगर टाइमली ये हो पाया तो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन per second per unit volume among the molecules of species is given by। क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को देख के ना ज्यादातर लोगों को लगा था भाई ये तो पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में, ये तो आएगा ही नहीं समझ में, ये तो है क्या, ये तो कॉलेज लेवल का क्वेश्चन आ गया यार, मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया, मुझे तो लगा था HTET 11th 12th लेवल के क्वेश्चंस को ही कवर करता है, क्या मुझे अब कॉलेज लेवल की केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी है भाई, कहीं बेकार में कॉलेज लेवल की केमिस्ट्री उठा के बैठ जाओ। एक या दो क्वेश्चन आए और मैं बता रहा हूं देखो किस तरीके से वो सॉल्व करने थे। बेसिक फंडा था। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये कंटेनर है, ये कह रहा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, और वो जो कोलिजन है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन कम हो जाएंगे। टाइम पे भी डिपेंड करता है, 1 घंटे में ज्यादा कोलिजन होंगे भाई, 1 मिनट में कम कोलिजन होंगे। तो आपको बताना है कि किस चीज पर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज के ऊपर, यानी कि इनके डायमीटर के ऊपर, कि इनका डायमीटर क्या है। तो उसका हम एवरेज लेते हैं। बड़े पार्टिकल्स हैं जल्दी अप्रोच कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, वेलोसिटी पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इस डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं आप सिग्मा से। ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल है? एक ही तरीके के पार्टिकल हैं, अलग अलग तरीके के पार्टिकल हैं। तो हमारे पास क्या दिया है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि एक ही गैस की बात हो रही है, तो यहां पर एन लिखा हुआ है। अगले एग्जाम में हो सकता है वो इसे कंफ्यूज करने के लिए Na Nb लिख दे, तो कंफ्यूज मत करिएगा, वो इसका मतलब नंबर ऑफ अलग अलग पार्टिकल हैं, दो डिफरेंट गैसेस हैं। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करता है। T है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ कोलिजन चेंज हो जाती है। और म्यू है रिड्यूस्ड मास, म्यू है हमारे पास रिड्यूस्ड मास, दैट इज m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2। यानी कि दो गैसेस आपके पास हैं और उनके मास के बारे में, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये होता है रिड्यूस्ड मास। तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल कितना भारी है, पार्टिकल कितना छोटा है, टेम्परेचर कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस बात पे। तो डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास था ये। इसमें उसने क्या किया, एक बार दोनों का स्क्वायर रखा, यहां स्क्वायर रूट रखा, यहां से दोनों का स्क्वायर हटा दिया, इसमें दोनों का स्क्वायर रखा, यहां से स्क्वायर रूट हटा दिया, और इसमें से सारी चीजों को उसने हटा दिया। जो जेन्युइन फॉर्मूला है इसके लिए वो है ये वाला 2
n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर होगा, डायमीटर है ये, प्लीज ध्यान रखिएगा, 8 पाई KT अपॉन म्यू रेज टू पावर 1/2। इस फॉर्मूले से हमारे पास हम ये पता कर सकते हैं, ये बेसिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी है कि कितनी आसानी से पार्टिकल कोलाइड करेंगे। तो अब नॉर्मल कैसे याद रखेंगे, देखो म्यू, अब वैसे तो सब में ही फॉर्मूला सेम है, बस पावर हटाई गई है तो थोड़ा सा रटने वाला था, लेकिन अगर कहीं फॉर्मूला उल्टा नीचा हो जाए तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। म्यू रिड्यूस मास, अगर वजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कोलिजन कम हो जाएगी, मोटे आदमी कम टकराएंगे, पतले आदमी ज्यादा भागेंगे ज्यादा टकराएंगे, यानी कि म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज थोड़ी सी याद रखने वाली थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एक और ऐसा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, एक और ऐसा क्वेश्चन जिसे देख के लगा था कि क्या मुझे एमएससी लेवल की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, नहीं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बेसिक सा कंसेप्ट है, जब भी क्वेश्चन आएगा एंजाइम सबस्ट्रेट क्वेश्चन पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर ही आएगा। बेसिक माइकल मिकलिस रिएक्शन इक्वेशन के बारे में यहां पर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन में हम जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं हम ये मान के चलते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन फाइनली 0 हो जाती है। ध्यान से सुनिए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से सुनिएगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो बीच में बहुत सारी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, लेकिन फाइनली ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाती है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, अगर हम इस पे स्टेडी स्टेट इक्वेशन लगाते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अगर इस पर लगाते हैं तो पहले रेट ऑफ रिएक्शंस हम लिख लेते हैं कि क्या क्या होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Ka, कंसंट्रेशन ऑफ E, कंसंट्रेशन ऑफ S, ये हो गई हमारे पास पहली रेट ऑफ रिएक्शन Ka के लिए। अगर इनवर्स रिएक्शन के लिए देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस Ka डैश कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ Kb, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, Kb विल बी इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हम कहते हैं कि सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगी Ka कंसंट्रेशन ऑफ E, कंसंट्रेशन ऑफ S, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कितना आपने लिया था, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ Ka एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स माइनस Kb रेज टू पावर कंसंट्रेशन ऑफ Kb मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यही हमारी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहती है। अब इन दोनों में से ES को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Ka एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर ES एंजाइम सबस्ट्रेट को कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, Ka डैश प्लस Kb। ओके, देखो माइनस साइन मैंने यहां रखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो सिंपली सॉल्व कर दो यार, इसे सिंपली क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। हमें क्या बताना था, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन बतानी है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। किसकी बतानी है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, यानी कि इस टर्म को एक तरफ रखिए बाकी सबको अलग कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं इस चीज को यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, Ka कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल बी इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई बाय Ka डैश प्लस Kb। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ka कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Ka डैश प्लस Kb। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको एक चीज बता देता हूं,
स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहती है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अलावा जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे उनकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो मैंने इनके लिए इक्वेशन लिखी, उस सबको 0 के इक्वल पुट कर दिया और उन सबको ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में मैंने सिंपली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ कर दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया। और इसे मैच कर लीजिए, आई थिंक हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, दैट इज हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज 11th, the half life of a reaction is doubled as the initial concentration of the reactant is doubled. What is the order of reaction? ये एक और ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कैसे याद करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक हमारे पास यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसने कहा है कि अगर आप रिएक्शन, इफ द हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन डबल, मतलब अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ रहा है। ऐसा किसके लिए हो रहा है? अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वहां पर हमने पढ़ा था K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। अगर जीरो ऑर्डर के लिए हम बात करें, जीरो ऑर्डर के लिए अगर देखा जाए तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास टी हाफ किसके इक्वल होता है? टी हाफ, कोई प्लीज कमेंट में जरूर आप ये चीजें मेंशन करिएगा मुझसे पहले। तो ये होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K। और सेकंड ऑर्डर का और देख लेते हैं एक बार, इन तीनों का तो आपको जरूर पता होना चाहिए। टी हाफ, प्लीज मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि क्या है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए होता है ये 1 अपॉन के ए नॉट, जहां पर ए नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर के तो फॉर्मूले में ही नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले में टी हाफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ना तो हाफ लाइफ टाइम कम हो जाएगा। जीरो ऑर्डर के केस में क्या है, जो टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीनों फॉर्मूले जरूर याद करिएगा। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां पर भी वही हो रहा है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो उसका हाफ लाइफ टाइम भी डबल हो रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं फिर से कह रहा हूं, इसके लिए मैं ग्रुप में एक और स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने ग्राफ और सारे फॉर्मूले मेंशन कर दिए हैं। एग्जाम से पहले बस वही आपको देखने हैं हाई लेवल के लिए, उसके लिए आपको बैचलर लेवल और मास्टर्स लेवल की केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात की जाए तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, इन तीनों के लिए हाफ लाइफ टाइम का और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी कि दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो भी आएगा इजी आएगा। दूसरा, आपको अगर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि बड़ा आसान रहने वाला है, प्लीज घबराइएगा मत। लॉग वैल्यूज याद करिएगा 1 से 10 तक की, और बेसिक लॉगरिथम को एक्सप्लेन करना सीखिए। बेसिक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। दूसरा, केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ के साथ साथ आपको एक चीज और इनिशियली एनालाइज करनी है कि ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं 75% फिनिश हो गया है तो x% बताओ कितनी देर में खत्म होगा, 90% खत्म हो गया, यानी कि हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हर साल रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि हमने ऑब्जर्व भी किया। तो प्लीज इन टॉपिक्स को खासकर प्रिपेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की इसमें हेल्प चाहिए कि हाँ हमें केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो लेक्चर चाहिए, तो भी आप प्लीज कमेंट करिएगा। साथ के साथ कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। अगर आप कमेंट में नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो ऐड करने वाला हूं। अगर आप बताते हैं कि हमें उससे पहले ये टॉपिक चाहिए, तो आई होप मैं जल्दी ही उस टॉपिक को प्रिपेयर करूंगा। बुल सीरीज को अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जिस दिन भी आप ये वीडियो देखें उससे नेक्स्ट डे ही आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप उस कंटेंट को जरूर प्रिपेयर करें। असाइनमेंट जो 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसे जरूर सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।